Good morning, students. So today we are going to start again agriculture and geography and agriculture. In last lesson, I had told about this that we will directly jump in the lesson 4 because all two chapters ahead, that is water and forest wildlife, were omitted last year. So this year, that's why up to now we are not having our syllabi somewhat from board. So we will start this lesson and its name is agriculture. As you all know, agri, yeah, we can say agro plus culture, that is a cultivation system. And through cultivation, production, what kind of production, what kind of cultivation system, and how this cultivation was developed. And in this lesson, we are going to see in India which are the areas or the areas which produce wheat, rice, mills, and other things. So, firstly, we are going to start the lesson with the introductory paragraph. Then it is start like this. So let me read about this. India is an cultural important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activity. Agriculture is a prime activity which produces most of the food that we consume. Besides food grain, it also produces raw material फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. अगर हम देखें तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकली कंट्री है. करीब करीब अगर हम देखें तो 2/3 हमारी जनसंख्या या पॉपुलेशन जो है वो खेती या खेती से जुड़ी हुई एक्टिविटीज से एडजॉइंड है. एग्रीकल्चर जो है वो प्राइम एक्टिविटी है, यानी कि अगर इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखें तो 3 अलग अलग सेक्टर में हम अपनी एक्टिविटीज को या अर्निंग एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं. कमाई के हम 3 हिस्से करते हैं. पहला जो है वो हम कहते हैं कि प्राइम एक्टिविटीज, या हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर. दूसरा आता है आपका सेकेंडरी और तीसरा आपका आता है टर्शरी सेक्टर. तो हम एग्रीकल्चर को प्राइम एक्टिविटीज या प्राइम सिस्टम सेक्टर के अंदर डालते हैं. इसके अंदर हम जो है फूड ग्रेन या ऐसी चीज डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे खाने के काम में आती है. फूड ग्रेन्स हैं या ऐसे मटेरियल जो कि इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, जैसे तिलहन है या तेल निकालने वाले बीज होते हैं जिनको क्या है इंडस्ट्री लेती है, उसका तेल वगैरह बनाकर सेल करती है. रबर है तो रबर ट्री से हम क्या करते हैं, उसका सैप लेते हैं, उसको रबर में कन्वर्ट करते हैं और इंडस्ट्री उसको व्हील वगैरह और दूसरे रबर की चीजें बनाने में इस्तेमाल करती है. इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए टी, कॉफी, स्पाइसेस और ऐसी चीजें जो है ये भी क्या है कॉमर्शियल बेस्ड सिस्टम है, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, काफी उच्च दाम या ऊंचे पैसे अवेलेबल होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ द फार्मिंग. देन हियर वी विल सी what are the types, how many types are there, and what are the types we use for cultivation from the early time period of the humans and up to the modern time period. Now, agriculture is an age-old economical activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly, developing upon the characteristics of the physical environment, technological, then know-how and social cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. At present, in the different part of India, the following farming systems are practiced. एग्रीकल्चर प्रारंभिक वो काम है जो इंसान ने शुरुआती दौर पे किए थे, खेती करके वो अपनी जीविका को जीना शुरू किया था. ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, यानी कि इससे पैसे या जीने के लिए किया जाता है. इसमें अगर हम देखें तो आपका एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि जमीन की जो सिस्टम है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, और वहाँ का सामुदायिक सिस्टम यानी कि सोशल कल्चर, ये सारी चीजों के आधार पे
अलग अलग तरीके के फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो फार्मिंग दो मुख्य प्रकार के होते हैं, एक तो सब्सिडेंट और दूसरा कॉमर्शियल टाइप। सब्सिडेंट ज्यादातर, अगर जैसे उसका शब्द है वैसा ही है कि कम मात्रा में उत्पादन, और जो परिवार है और जो लोगों के भरण पोषण के लिए जितना चाहिए उतना ही उत्पादन होता है। कॉमर्शियल, पैसे कमाने के लिए किया जाने वाला कल्टीवेशन सिस्टम। तो आज की तारीख में हम देखें तो हमारे देश में अलग अलग तरीके के जो प्रैक्टिसेस हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, खेती करने की प्रैक्टिसेस हैं, उसमें सबसे पहले आता है आपका प्रिमिटिव सब्सिडेंट फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिडेंट फार्मिंग अगर हम देखें तो ये सबसे पुराने समय से किया जाने वाला एक पैटर्न कल्टीवेशन सिस्टम है। ये जो सिस्टम है इसके अंदर फार्मर्स जो है, जैसे नाम है प्रिमिटिव, यानी कि बहुत पुराने समय से ही ये खेती, पुराने तरीके की खेती। सो इसके अंदर मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये फार्मिंग प्रैक्टिस जो है वो छोटे छोटे पॉकेट्स में, यानी कि छोटे छोटे इलाकों में भारत देश में और पूरी दुनिया में इस प्रकार की खेती की जाती है, परंतु ये छोटे इलाके में होती है। प्रिमिटिव यानी कि बहुत जो आदिवासी या जंगल या बिल्कुल बहुत छोटे इलाके में खेती करने वाले लोग ही इस तरह की पद्धति को अपनाते हैं। छोटे से जमीन को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है और साफ किया जाता है, और साफ करके उसको प्रिमिटिव टूल्स, अंडरलाइन करते जाएं या समझते जाएं इसको। प्रिमिटिव टूल्स यानी कि आपकी घीती, फावड़ा और लकड़ी और जो क्या क्या कह सकते हैं, जो ऐसे फोक जैसे होते थे, उन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और उन सब चीजों की लकड़ी के बने औजार या ऐसे साधारण औजारों से इसको खेती किया जाता है। इस खेती के अंदर जो है बाहर से कोई नहीं, परंतु परिवार और परिवार के लोग ही मिलकर इस खेती को करते हैं। पानी के लिए या इरिगेशन के लिए मानसून का जो पानी है, यानी बारिश का जो पानी है, उसी को यूज किया जाता है। नेचुरल फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वही यूज होती है, उसके अलावा इसके अंदर कोई फर्टिलिटी खासतौर से एडिफाइड नहीं की जाती। इसमें वहाँ के लोकल जो कल्टीवेशन सिस्टम है या लोकल जो फूड होता है वही कल्टीवेट किया जाता है। यानी कि अपने राजस्थान का अगर हम देखें तो जैसे मक्का लोकल है, बाजरा लोकल है, तो वही कल्टीवेट किया जाता है। इसको एक और नाम दिया गया है, इसको वैसे तो हजारों नाम है क्योंकि दुनिया भर में की जाती है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। तो अगर हम देखें तो उसका एक नाम ये भी है कि स्लैश एंड बर्न। स्लैश मतलब काटो, बर्न मतलब जलाओ, और खेती करो। एक जमीन का इलाका, उसको काटा, जला दिया, जलाने से जो राख बनी वो उसकी फर्टिलिटी को उर्वरक करती है, उसको गेन कर देती है, बढ़ाती है उसके फर्टिलिटी को, और उसके बाद उस पर कल्टीवेशन किया जाता है। पर ऐसी जमीन पे ज्यादा लंबे समय तक कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी फर्टिलिटी लॉन्ग ड्यूरेशन तक सस्टेन नहीं करती। अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 साल तक वहां पर खेती करने के बाद, ये कोई फिक्स नहीं है कि 5 या 7, जब तक उसकी फर्टिलिटी रहती है तब तक खेती करने के बाद उस जमीन को छोड़ दिया जाता है। उस पैच को छोड़ के आगे दूसरी जमीन को तैयार करके वहां पे कल्टीवेशन किया जाता है। इस दौरान ये जो छोड़ी हुई जमीन है, ये पैच जो है, ये वापस अपनी फर्टिलिटी माइक्रोबियम्स के डिकम्पोजिशन करने के कारण, चीजों को डिकम्पोज करके फर्टिलिटी को गेन करने और पेड़ पौधों के उजाने और दूसरी चीजों के कारण ये अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करती है। फिर घूमते घूमते ये लोग कई सालों के बाद वापस से इसी इलाके पे आते हैं और इसको फिर से क्या करते हैं, कल्टीवेट करना शुरू करते हैं। इसी कारण से ये पूरे दुनिया में कई जंगल और जंगलात वाले इलाके और आदिवासी और अफ्रीकन एरियाज में जो है इस प्रकार के कल्टीवेशन को किया जाता है। इसके कई नाम है अलग अलग जगह पे। खास तौर से अगर हम देखें तो ये स्लैश एंड बर्न, प्रिमिटिव सब्सिडेंट फार्मिंग, जूमिंग, मिल्पा, दीपा, ये सारे नाम इसी के हैं। अगर हम देखें तो ये आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगह पे अलग अलग नाम से पहचानी जाती है। इसके अलावा दुनिया भर में मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, देन ब्राजील में, देन आपके सेंट्रल अफ्रीका में इसे अलग अलग नाम से, जैसे इंडोनेशिया में रहे हैं और वियतनाम में इसका अगर हम देखें तो इसका और भी कई कई नाम हैं इनके, और उस नाम से इनको संबोधित किया जाता है।
तो ये सारी चीज जो है आप देखें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटेंसिव सब्सिडेंट फार्मिंग। जैसे इसका नाम है इंटेंसिव, यानी कि बहुत ज्यादा क्षमता लगाकर इसके ऊपर खूब मतलब इसकी हर एक चीज का इस्तेमाल किया जाता हो, वो है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिडेंट फार्मिंग में छोटे टुकड़ा ही होता है। अब ये छोटा टुकड़ा जो है वो जमीन का, वो उस पर किसान जो है पूरी ताकत लगाता है और बहुत ज्यादा हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स लगाता है। इरिगेशन के लिए कैनाल के दूसरा सिस्टम अडॉप्ट करता है और इससे हाई प्रोडक्शन उत्पन्न करता है। आपने पालमपुर में पढ़ा है HYV सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड सबका यूज करके बड़े पैमाने में उत्पादन करना, ताकि इकोनॉमिकली वो क्या हो सके, अर्न कर सके। ये सिस्टम आता है इंटेंसिव सब्सिडेंट फार्मिंग में। अब ये छोटी जमीन के टुकड़े होने का कारण भी है। अगर आप देखें तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि ये कानून है जिस कानून के तहत हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने माता पिता की जमीन पे क्या करे, अधिकार पाए। अब एक व्यक्ति है जिसके पास मान लीजिए कि 10 एकड़ जमीन थी, उसके 5 बेटे हुए तो वो 10 एकड़ डिवाइड हो गई 5 बेटों में, अल्टीमेटली सबको 2-2 एकड़ मिली। अब इन 5 बेटों के वापस 4-4 बेटे हो गए, तो वो उसका क्या हो गया, आधा रह एकड़ रह गया। अब मान लीजिए इतनी छोटी जमीन है और उसको क्या करना है, इसमें खुद के परिवार को भी खिलाना है और कमाई भी करनी है, यानी कि थोड़ा पैसा भी बनाना है, इकोनॉमिकली इसको साउंड होना है। तो वो क्या करेगा, उसमें पूरी ताकत, पूरा प्रेशर लगाएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं उसके ऊपर यूटिलाइज करेगा मनी और सिस्टम, और उसको करेगा कल्टीवेट, ताकि वो क्या कर सके, बड़े पैमाने में अर्न कर सके उस जमीन से, ताकि उसका परिवार जो है उसका भरण पोषण पूरा हो सके। आई थिंक यू गॉट इट नाउ। इसके अलावा आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिडेंट फार्मिंग के जैसे ही जो अगर देखें तो कॉमर्शियल फार्मिंग है, परंतु कॉमर्शियल फार्मिंग सिर्फ अपनी छोटी जमीन होने के कारण या खुद की तृप्ति के कारण नहीं होता। वो इसलिए होता है कि वो चाहता है कि क्या है, उसका जो जितनी भी उससे खूब अच्छी संपत्ति बना सके, वो खूब अच्छा कमाई कर सके। तो ये जो है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान डेवलप हुआ एक मेथड है कॉमर्शियल फार्मिंग का, जो कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, रोडेंटिसाइड्स और हाई प्रोडक्टिविटी गेन करता है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो जिस जगह पे जो लोकल कल्टीवेशन सिस्टम नहीं, उसको भी अडॉप्ट करता है। जैसे पंजाब हरियाणा चावल के लिए नहीं बनाए गए, परंतु वो मतलब चावल वाले जगह नहीं है जहाँ पे चावल उगाया जाए, पर क्योंकि अच्छे दाम मिलते हैं इसलिए वो क्या करते हैं, वहां पर चावल कल्टीवेट करने लग गए। तो यहाँ पर हम देखें तो वो क्या है, एक सब्सिडेंट क्रॉप के रूप में इसको अवेलेबल करते हैं और इसको कल्टीवेट करते हैं, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके और खूब पैसा कमा सके। देन इसके बाद आता है इसी के अंदर कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही एक और सिस्टम है प्लांटेशन। प्लांटेशन जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर हम देखें तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक सिंगल क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। ये सिंगल क्रॉप यानी कि एक प्रकार का, जैसे केले के पेड़ है तो बहुत सारे केले के पेड़ हैं, काजू बादाम के पेड़ है तो काजू के पेड़ लगा दिए, और अगर हम देखें तो अनार के बागान है तो वो लगा दिए, चाय के बागान है, कॉफी के कल्टीवेशन है। ये सब प्लांटेशन में आता है, क्योंकि एक बार इनको लगा दिया तो कई सालों तक इसमें से फसल मिलती रहती है, और ये सब घर के खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए नहीं, ये सब मार्केट के लिए, इंडस्ट्री प्रोडक्ट के लिए तैयार किए जाने वाला रॉ मटेरियल होता है। इन सब को उगाया जाता है ताकि बड़े पैमाने पे उनको क्या मिले, कमाई मिले, पैसा मिले। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप है। इसी प्रकार से आसाम में टी बागान है या टी है और कॉफी है, ये सारी चीज जो है। कर्नाटका में कॉफी और रबर वगैरह है, कोकोनट ट्रीज केरला के इधर देखें सदर्न इंडिया में तो वहां सब है। खास तौर से ये कल्टीवेशन यानी प्लांटेशन कल्टीवेशन सिस्टम उस जगह पर ज्यादा बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देता है जहां से मार्केट पास में हो, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो वहां पे, और इंडस्ट्री खास तौर से इस चीज को यानी कि इन चीजों को जो हमने ऊपर पढ़ी है, इन चीजों के नाम, उनको क्या करता है, इंडस्ट्रियलाइज
करके प्रोडक्ट करने वाली इंडस्ट्रीज भी पास में हो, तो अल्टीमेटली ये इनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन इजी पास में इंडस्ट्री है शक्कर बनाने की, तो शुगर केन कल्टीवेट करते शुगर इंडस्ट्री में जाती है, वो क्या होती है, मनी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी शुगर बनता है और पैसे बनने लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो है काफी अच्छे तादाद में इकोनॉमिकल ग्रोथ देती है एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को। सो टुडे वी हैव सीन the different type of farming. First is primitive, second is intensive, and third is commercial, and in commercial plantation system. So that's all for today. Have a nice day. Please go through with the lessons so that some definitions are there, some names are there, specifically name of the primitive subsistence farming, and the right of inheritance, and what are the plantational process, not process, plantational usage, and what are the cultivation crops which comes under the plantation, then why commercial farming was upgraded, and these all things you have to go through and take care of your lessons. Have a nice day. Thank you. Bye.